हेलो बच्चों, आज हम विद्युत क्षेत्र के चैप्टर में कूलाम का नियम पढ़ने जा रहे हैं। देखो कूलाम का नियम क्या है। इससे पहले हमने ये चीज़ पढ़ ली है कि आवेश है वो दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम चार्ज पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। आपस में क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसे ही जब चार्ज डिफरेंट हो, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो, तो ये दोनों चार्ज आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसमें दोनों चार्ज में क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। इसमें भी प्रतिकर्षण बल लगेगा और इसके अंदर क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, इसमें क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। कूलाम नियम की सहायता से हम इन आवेशों के मध्य, चाहे पॉजिटिव हो या फिर पॉजिटिव नेगेटिव हो, कैसे भी चार्ज हो, कोई भी दो चार्ज है उनके बीच में लगने वाले प्रतिकर्षण बल या फिर आकर्षण बल का मान याद कर सकते हैं। ठीक है, बल का परिमाण याद कर सकते हैं। कूलाम नियम की सहायता से आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात किया जाता है। ठीक है, कोई भी दो चार्ज हो उनके बीच में जो बल लग रहा है, चाहे प्रतिकर्षण बल हो चाहे आकर्षण बल हो, ठीक है, तो उस बल का परिमाण याद कर सकते हैं अपन। ठीक है, देखो कूलाम ने यह बताया कि कोई भी दो चार्ज अपने पास, जैसे एक चार्ज ले लिया Q1, एक चार्ज ले लिया Q2, ठीक है, जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। कूलाम ने यह बताया अपने को कि कोई भी दो चार्ज है उनके मध्य लगने वाला बल एक तो उन दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है, जैसे Q1 इंटू Q2 के समानुपाती। ठीक है, एक तो इस पे डिपेंड करता है, दूसरा किस पे डिपेंड करता है, देखो एक तो चार्ज पे डिपेंड कर गया, ठीक है, कोई चार्ज ले रखे हैं उस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, फोर्स। दूसरा डिपेंड करता है इसके बीच की डिस्टेंस पर, R पे डिपेंड करता है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। डिपेंड करता है। थर्ड क्या है, फोर्स है वो माध्यम पर भी निर्भर करता है। माध्यम कैसा ले रखा है, माध्यम पर भी निर्भर करता है। देखो चार्ज पर कैसे डिपेंड करता है, दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है एक तो। दूसरा R पर किस तरीके से डिपेंड करता है, तो ये 1/r² के समानुपाती होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, फोर्स है वो R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थर्ड है माध्यम पर। अब देखो यहाँ से क्या फॉर्मूला बना अपना, माध्यम पर बताऊंगा कि यहाँ से क्या फॉर्मूला बना, यहाँ से अपना ये फॉर्मूला बना कि F है वो समानुपाती है Q1 इंटू Q2 अपॉन R² के। अब देखो समानुपाती का निशान हटाएंगे अपन तो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, समानुपाती की जगह कॉन्स्टेंट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है,
अब देखो माध्यम पर कैसे निर्भर कर रहा है, माध्यम वाली तो चीज लिखी नहीं अपन ने, तो देखो माध्यम पर कैसे डिपेंड करता है, जो के है अपना, ये के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, के ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये के है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है निरपेक्ष विद्युतशीलता। क्या चीज है, एप्सिलॉन है निरपेक्ष विद्युतशीलता। जो एप्सिलॉन है ये किस पर डिपेंड करती है, ये माध्यम पर डिपेंड करती है। अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू क्या रहती है, अलग अलग रहती है। ठीक है, एप्सिलॉन किस पर डिपेंड करता है, माध्यम पर डिपेंड करता है। एप्सिलॉन के कारण देखो तो के भी क्या करेगा, अभी के किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, तो के भी किस पे डिपेंड करता है, माध्यम पे डिपेंड करता है। निर्वात के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, के की, इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, निर्वात के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू होती है किसके लिए, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए। इसकी क्या वैल्यू होती है, विद्युतशीलता की, तो विद्युतशीलता की वैल्यू होती है, इसको लिख सकते हैं निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, निर्वात के लिए कितनी होती है, इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग माध्यम के लिए इस एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे यदि अपन हवा लें, निर्वात, ऑक्सीजन, ठीक है, इनके लिए लगभग वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू सेम होती है, और कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों के लिए लगभग सेम होती है वैल्यू, थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, लगभग लेकिन सेम होती है। अब कांच है, कांच के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, कांच के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू, कांच के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू होती है लगभग 44.25 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है। और भी हैं, जैसे पैराफिन मोम ले लें, पैराफिन मोम। ठीक है, इसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है लगभग 17.7 × 10⁻⁻12 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखो ये बात है कि एप्सिलॉन है, ठीक है, वो माध्यम पर डिपेंड करता है कि अपने माध्यम कैसा ले रखा है। अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग रहती है। निर्वात है, यदि मतलब इन दोनों चार्ज के बीच में माध्यम कैसा है, यदि निर्वात है तो उस टाइम एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, जबकि और के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होगी 9 × 10⁻9, इतनी रहेगी। और यदि दूसरे ले अपन तो इनके लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे सुचालक ले अपन, कोई भी सुचालक यदि धातु है, ठीक है, मेटल भरा हुआ है इसके बीच में, तब सुचालक के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। कितनी होती है, इनफाइनाइट। अब देखो यहां से अपने पास ये फॉर्मूला आ गया है, F इक्वल टू कूलम के नियम से कोई भी दो चार्ज हैं तो उनके मध्य लगने वाला फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और यदि निर्वात है तो के की वैल्यू इतनी रखनी है 9 × 10⁻9। यदि माध्यम है तो के की वैल्यू ये नहीं रखनी है फिर अपने को। फिर वो के की वैल्यू किससे निकालेंगे अपन, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, इस वाली वैल्यू से निकालेंगे। एप्सिलॉन की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे,
फिर इससे के की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ये था कूलाम का नियम। देखो यहां से अपने को ये भी चीज समझ में आ रही है साथ साथ कि के की वैल्यू अपने पास आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एफ की वैल्यू आ रही है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, देखो अपने को पता है कि एप्सिलॉन की वैल्यू निर्वात के लिए कितनी है, 8.85 गुणा 10⁻12 है। और मीडियम ले, जैसे कांच ले लिया अपन ने, तो कांच के लिए इसकी वैल्यू कितनी आई थी, कांच के लिए इसकी वैल्यू आई थी 44.26 गुणा 10⁻12। ठीक है, और भी मीडियम लेंगे तो उसके लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ से अपने को ये चीज़ दिख रही है कि निर्वात है उसके लिए एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है, सबसे कम होती है। निर्वात के लिए एप्सिलॉन नोट है, ये वैल्यू सबसे कम होती है। ठीक है, विद्युतशीलता की सबसे कम वैल्यू देता है निर्वात के लिए एप्सिलॉन नोट। अब देखो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, कम वैल्यू है, यहाँ पर कम वैल्यू रखेंगे तो के की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। के की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ऐसे ही के की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो फोर्स का मान भी क्या आएगा, उसके लिए ज़्यादा आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि निर्वात के लिए एप्सिलॉन नोट कम है तो के की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, अधिक आएगी। और के की वैल्यू अधिक है तो इसका मतलब एफ का मान क्या आएगा, अधिक आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब यदि मीडियम की बात करें तो मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू और ज़्यादा होती है, अधिक होती है तो यहाँ पर अधिक वैल्यू रखेंगे तो के की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। के की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। मतलब एप्सिलॉन एम का मान क्या होता है, अधिक होता है तो के की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। के की वैल्यू कम आएगी तो एफ की वैल्यू भी क्या होगी भाई, के की वैल्यू कम है तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम रहेगी। ठीक है, किसके लिए, मीडियम के लिए। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही है कि जिसके लिए एप्सिलॉन माध्यम निर्वात के लिए एप्सिलॉन वैल्यू कम होती है, विद्युतशीलता की वैल्यू कम होती है निर्वात के लिए, जबकि फोर्स क्या होता है, अधिकतम होता है। फोर्स क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, निर्वात में दो चार्ज के मध्य फोर्स क्या लगता है, मैक्सिमम लगता है। ठीक है, कोई भी दो चार्ज है तो निर्वात में उनके दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे इसके बीच दो आवेशों के बीच में अपन मीडियम डालते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, ये था कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं भी हैं कि इसको कूलाम के नियम को कब लगा सकते हैं और कब नहीं लगा सकते। देखो जैसे दो आवेश हैं अपने पास, इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस यदि कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर से कम है। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस यदि 10⁻⁻15 मीटर से कम है तो कूलाम का नियम नहीं लगा सकते। तो कूलाम का नियम क्यों नहीं लगता इस टाइम, बीच की डिस्टेंस कम है तो, क्योंकि यदि दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कम है तो उस टाइम नाभिकीय बल नहीं लगता है। कौन सा बल लगता है, नाभिकीय बल। ठीक है, तो एक तो स्थिति ये याद रखना कि दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 10⁻15 मीटर से अधिक होनी चाहिए, तभी कूलाम का नियम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। सेकंड है आवेश स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड है आवेश बिंदुवत होना चाहिए। आवेश क्या होना चाहिए, बिंदुवत होना चाहिए। बिंदुवत का मतलब क्या है कि चार्ज फैला हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारा चार्ज किसी एक पॉइंट पर होना चाहिए, बिंदुवत होना चाहिए, किसी एक पॉइंट पर होना चाहिए सारा चार्ज। ठीक है, तब अपन क्या लगा सकते हैं, कूलाम का नियम लगा सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, एक तो कि निर्वात में फोर्स मैक्सिमम होता है, दूसरा कब कब लगा सकते हैं इसको कूलाम के नियम को, इसके लिए सीमाएं क्या है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। अब है कूलाम के नियम का सदिश रूप। देखो अभी तक अपन ने ये देखा कि फोर्स है वो किसके बराबर है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसके बराबर है। ठीक है, अभी सदिश रूप में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, तो सदिश रूप में लिखेंगे अपन कि F वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। आर कैप क्या है, आर कैप है एकांक सदिश। क्या है, एकांक सदिश। क्या चीज बताता है आर कैप, आर कैप बताइए इस फोर्स की डायरेक्शन कि किस दिशा में लग रहा है फोर्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है आर कैप की, आर कैप को लिखते हैं अपन आर वेक्टर अपॉन मोड आर वेक्टर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं। अब देखो जैसे दो चार्ज अपने पास, ये मान लिया कि कोई निर्देश तंत्र है, ये चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है यहाँ पर Q2, ये मान लिया। ठीक है, इसका स्थिति सदिश है R1 वेक्टर, इसका स्थिति सदिश है R2 वेक्टर, और इसके बीच की डिस्टेंस अपन ने माननी कितनी है, R माननी। ठीक है, R1 वेक्टर R2 वेक्टर और इसके बीच की ये मान कितने मान लिया अपन ने, R मानी। अब देखो यदि अपन ये माने कि Q1 आवेश किस पर फोर्स लगा रहा है, Q2 पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो Q2 पर फोर्स लगाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो अपन यहां पर ये लिख सकते हैं कि Q1 चार्ज Q2 पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। कितना हो जाएगा, F1 1 वाला लगा रहा है किस पर, 2 वाले पर, इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है, आर स्क्वायर लिख दिया। और आर कैप की जगह क्या लिखें, आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, अब देखो इस आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं अपन, इस आर वेक्टर को ये लिख सकते हैं, अपने को पता है कि त्रिभुज सदिश नियम पढ़ा अपना, त्रिभुज सदिश नियम पढ़ा हुआ है। त्रिभुज सदिश नियम में अपने को पता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं, किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं सदिश दे रखे हो, अपने को क्रमागत भुजाओं के सदिश दे रखे हो, तो इन दोनों को मिलाने वाले सदिश का मान कितना होगा, इन दोनों को मिलाने वाले सदिश का मान होगा, जैसे इसको मान लिया अपन ने, ये अपने पास है, जैसे इसको मान लिया ए वेक्टर और इसको मान लिया आर वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। ठीक है, त्रिभुज सदिश नियम पढ़ाओ अपना, तो ये दोनों तो सेम है, क्रमागत भुजाएं हैं। ठीक है, इनका सदिश किसके बराबर होगा, तीसरे सदिश के, तीसरी भुजा के सदिश के बराबर होगा। अब देखो इसमें भी ये त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बना हुआ है इसके अंदर भी इस तरीके से। देखो ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R। ठीक है, तो इसमें क्रमागत भुजाएं कौन सी होगी, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, दो गई, तो इसमें अपन लिख सकते हैं R1 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर प्लस R इक्वल टू R2 वेक्टर।
ठीक है। यदि इसमें अपन ये नाम दें कि फोर्स इधर लग रहा है 1 से 2 पर, तो R12 जाएगा, इसको R12 भी लिख सकते हैं। तो देखो R12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R12 की वैल्यू हो जाएगी R2 वेक्टर, R1 को इधर भेज दिया माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर 1 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू रख सकते हैं अपन, कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, K Q1 Q2, नीचे हो जाएगा R की क्यूब, और इसको भी चाहे लिखो तो लिख देना 1 2, तो 1 2, ठीक है। और R वेक्टर की जगह कितना हो जाएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। ये क्या आ गया, फोर्स आ गया अपने पास, ठीक है। आवेश 1 किस पर फोर्स लगा रहा है, 2 वाले पर, 2 वाले पर। ऐसे ही अपन निकालें कि आवेश Q2 है, वो फोर्स लगा रहा है किस पर, Q1 पर फोर्स लगा रहा है। तो क्या जाएगा, Q2 किस पर फोर्स लगा रहा है, Q1 पर फोर्स लगा रहा है। तो यही लिखेंगे अपन कि Q1 Q2 अपॉन R कितना है। देखो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा ये, अब ये फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है। इसको लिख देंगे R21 वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा R121 स्क्वायर और R वेक्टर 21 अपॉन R21, ऐसे लिखेंगे इसको। ये R के वाड़ आ गया अपने पास। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्यूब हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R21 की क्यूब, और R21 वेक्टर कैसे लिखें। अब देखो ये भी किसने लिख सकते हैं अपन, त्रिभुज सदिश नियम से लिख सकते हैं। अब कौन कौन सी क्रमागत भुजाएं होगी इसकी, एक तो ये हो गई R2 और एक ये हो गई ये। तो इन दोनों का तो जोड़ किसके बराबर होगा, R1 के बराबर होगा। तो अपन ये लिख दें यहाँ से R2 प्लस R21 इक्वल टू R1। तो R21 किसके बराबर हो गया, R21 बराबर हो गया R1 माइनस R2 वेक्टर की, ठीक है। तो R2 वेक्टर को लिख सकते हैं अपन, ये यहाँ पर लिख दिया R21 की जगह R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। अब देखो ये R21 है और यहाँ पर R12, ठीक है। चाहे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नापो, चाहे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नापो, ठीक है। माप हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, अपने को पता है। तो ये भी ये लिख सकते हैं कि R12 और R21 दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करें अपन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस K Q1 देखो दोनों की तुलना करो, कौन कौन सी की, F12 और F21 की। तो ये देखो ये चीज आएगी अपने पास F12 इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख दूं K Q1 Q2 R12 क्यूब, और इसको उल्टा लिख दूं, इसको ऐसे लिख दूं R1 माइनस R2 वेक्टर। तो देखो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि उल्टा लिखा अपन ने, R1 माइनस R2 लिख दिया तो माइनस बाहर लगा दिया। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, क्यों, क्योंकि देखो R21 और R12 तो वे इक्वल है, बाकी ये सेम है और ये भी सेम है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, एक तरीके से ये वैल्यू हो गई अपने पास F21 की। तो ये वैल्यू आ गई F21 की, ठीक है। F12 इक्वल टू माइनस F21, और यदि इसका परिणामी मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, F12 इक्वल टू F21, ठीक है। तो परिमाण में तो ये समान है, ठीक है, फोर्स समान है। ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है और ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, वो चार्ज इक्वल है, फोर्स इक्वल है, ठीक है, बल इक्वल लगा रहा है। लेकिन माइनस क्या है, यहाँ पर बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। ये है कूलाम के नियम का सदिश रूप। पीछे वाले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक कूलाम आवेश देने के लिए किसी भी वस्तु को प्लस एक कूलाम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन
कितने इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पर से निकालने पड़ेंगे, उस वस्तु से निकालने पड़ेंगे। ठीक है, देखो इसका आंसर कैसे बता सकते हैं अपन। इसका आंसर अपन आवेश के गुणधर्म में अपन ने पढ़ा था, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, वहां से इसका आंसर बता सकते हैं। देखो अपन ने बताया था आवेश के क्वांटीकरण में कि टोटल आवेश है वो किसके बराबर होता है, कोई भी वस्तु है उसको दिए गए इलेक्ट्रॉन या फिर निकाले गए इलेक्ट्रॉन उनकी संख्या इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखो कितना चार्ज देना है उसको, टोटल 1 कूलम, तो Q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 1 कूलम दे रखा, तो 1 रख दिया। N की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो N की वैल्यू इसने क्या कर रखी है अपने को पूछ रखी है। ठीक है, तो N की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू अपने को पता है, वो वैल्यू रख दो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे। 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से बाहर निकालने पड़ेंगे। इतने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब उस पर वस्तु पर चार्ज कितना आ जाएगा 1 कूलम चार्ज आ जाएगा। अब आज का क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि कूलम का नियम, आज का क्वेश्चन है कूलम का नियम गति के कौन से नियम का पालन करता है। कूलम का नियम गति के कौन से नियम का पालन करता है। इसका ऑप्शन है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम और पता नहीं, आप बताओ। ठीक है, जिसको भी इसका आंसर आता है वो कमेंट जरूर करें। ठीक है, चाहे कोई भी ऑप्शन हो कमेंट जरूर करें। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछना है। एक तो एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अपने को पता है कि कोई भी वस्तु है उसके ऊपर चार्ज किसकी वजह से आते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से आते हैं। कोई भी वस्तु है उसके ऊपर चार्ज किसकी वजह से आते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से। अब आपका क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कहां से आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आया ना, वो कहां से आया है। ये तो अपने को पता चल गया कि कोई भी वस्तु है उस पर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या जोड़ेंगे तब चार्ज आ जाएगा, लेकिन खुद इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कहां से आया है। ठीक है, इसका आंसर सोचना और कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।